दोस्तों, चीन के इकोनॉमिक राइज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और कुछ लोग तो ये भविष्यवाणी भी कर रहे थे कि आने वाले समय में मुमकिन है कि चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। लेकिन आईएमएफ ने चाइनीज इकोनॉमी के बारे में कुछ चिंताएं भी जताई हैं। जी हाँ, तो इस वजह से उसके इकोनॉमिक फ्यूचर पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसके लिए आईएमएफ ने उन्हें कुछ सख्त हिदायतें भी दी हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या चीन का ड्रीम रन अब खत्म हो गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईएमएफ ने जो चीन के लिए अपनी चिंताएं जताई हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण अमेरिका और चीन की डीकपलिंग है। जी हाँ, अभी तक चीन की ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर उनके एक्सपोर्ट्स रहे हैं। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका और वेस्ट के काफी देश चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लेकिन बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चीन के मिलिट्री राइज ने उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज चीन से बाहर जा रही हैं, जिस वजह से उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से आईएमएफ ने चीन को अब एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी से कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए कहा है। अगर आईएमएफ की हिदायत ना भी आती तो तब भी चीन को ये बात समझ आने लगी थी कि उन्हें कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। पर ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है क्या? दुनिया के सारे बड़े देश दोस्तों कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, यानी कि वहाँ के सिटीजन्स जो पैसा खर्च करते हैं उसी से उनकी इकोनॉमी भी चलती है। लेकिन चीन में इस वक्त वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें चाइनीज लोगों की जगह पर दुनिया के बाकी देश इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिस वजह से चीन अपने एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर चीन के एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया जाए तो वो बहुत बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। चीन की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उसे कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाना काफी मुश्किल है। चीन में लोग पैसा ज्यादा सिर्फ तभी खर्च करेंगे जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, लेकिन अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण चीन में लेबर कॉस्ट काफी कम है, जिस वजह से सैलरी भी बहुत कम है और लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चीन का टैक्स सिस्टम्स भी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन को टैक्स करता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में इनकम टैक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं और जिनकी इनकम कम है वो कम। लेकिन चीन में सिर्फ 1 या 2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और बाकी का टैक्स वसूलने के लिए सरकार को वैट लगाना पड़ता है। ये वैट हर एक आइटम पर लगाया जाता है, जिससे वो महंगी हो जाती हैं और लोग कम खरीदारी करते हैं। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में तो खरीदारी इतनी ज्यादा है कि लोग क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर भी खर्च कर रहे हैं। चीन के वैट और वहाँ की कम सैलरीज के कारण टैक्स का बोझ बड़ी बड़ी कंपनीज और अमीर लोगों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों पर रहता है, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ना भी होता तब भी चीन के लिए एक बड़ी परेशानी थी, लेकिन चीन के सिक्योरिटी थ्रेट ने इस प्रॉब्लम को ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है। खैर, एक्सपोर्ट्स पर हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन चीन को जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सता रही है वो है उनका डेब्ट। चीन के लोकल गवर्नमेंट्स को जीडीपी ग्रोथ के लिए टारगेट्स दिए जाते हैं और टारगेट्स पूरे ना होने पर कई बार तो लोकल ऑफिशियल्स की नौकरी तक भी चली जाती है। अगर लोकल लेवल पर स्पेंडिंग नहीं बढ़ती है तो उसे बैलेंस करने के लिए सरकारें खुद लोन ले लेते हैं और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना शुरू कर देती है। जैसे कि चीन ने अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को डेवलप करना शुरू कर दिया है। प्लान ये था कि इन प्रोजेक्ट्स की मदद से भी लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कि हाई स्पीड रेलवे होंगे तो लोग जल्दी ऑफिस पहुंच पाएंगे और ऑफिस से काफी दूर रहकर भी काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है दोस्तों जीडीपी का बढ़ना, जिससे ज्यादा टैक्सेस आएंगे और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ये सब आइडियल सिचुएशन है और असल में होता ये है कि जब बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए जाते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन चला दी जिसमें बहुत रश रहता है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद ऐसे स्टेशंस को भी इसमें जोड़ रहे हैं जहां पर ज्यादा लोग रहते ही नहीं है या पे ट्रैवल नहीं करते, तो इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाला पैसा आप रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया कर्ज आपके ऊपर बोझ बन जाएगा और आप डेब्ट में फंसते चले जाएंगे। चीन को लेकर हाल ही में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं दोस्तों जो शायद आपको हैरान कर देंगे। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई मार्टिनेज ने अपना एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है हाउ मच शुड वी ट्रस्ट द डिक्टेटर्स जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स। इस रिसर्च पेपर में वो ये आर्ग्यू करते हैं कि मुमकिन है कि चीन का इकोनॉमिक डेटा फेक हो और उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक चीन की जीडीपी अपने करंट साइज से 60% घटी है। ये रिसर्च सुनने में तो स्कैंडल से भरी लगती है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कई सारे प्रमाण और कारण भी दिए हैं। जी हाँ, चीन में जीडीपी नंबर्स को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है और हो सकता है इसमें शायद शी जिनपिंग की गलती भी ना हो। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चीन की हर एक प्रोविंस को साल में जीडीपी ग्रोथ का एक टारगेट लगता है
और चीन का सिस्टम इतना सख्त है कि अगर कोई प्रोविंस ये टारगेट अचीव नहीं करेगी तो उसके लोकल लीडर्स को बर्खास्त किया जा सकता है। आप देश तो छोड़ दीजिए, अगर किसी कंपनी में भी इस तरह के कड़े सेल्स टारगेट रख दिए जाएं तो आपको पता ही है कि क्या एम्प्लॉइज अपनी नौकरी बचाने के लिए सेल्स नंबर को मैनिपुलेट करने से लेकर झूठी सेल्स करने तक का रास्ता अपनाने से नहीं कतराएंगे। ये चीज बायजूस में भी हो रही है और जब उन्होंने अपना मेथड अब फिक्स किया है तो इस साल उन्होंने 4000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर वापस चीन पर लौटें दोस्तों तो इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आती है कि वहां पर भी इस तरह से डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा कई और इकोनॉमिस्ट्स ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है कि जब भी वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने की बारी आती है और उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है तो जिस डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है उससे तो कमाल की ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा भी है जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, और इसलिए इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी जाती। जबकि नेचुरल तो ये था कि अगर आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो तो आप बिजली भी उसी रेट पर खर्च करेंगे, वरना फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, ग्रोथ कैसे होगी। इस पर अभी भी बहुत सी जांच की जरूरत है, लेकिन जो चीन अपने वायरस को स्टडी नहीं करने दे रहा है, क्या वो इस इकोनॉमिक रिव्यू के लिए मान जाएगा? चीन के पास जो उम्मीद की आखिरी किरण बची है दोस्तों, वो ये है कि चीन पिछले 10 से 15 सालों से खुद को एक्सपैंड कर रहा है और सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारी माइनिंग शुरू कर दी है। आज दुनिया के 90% रेयर अर्थ मेटल्स, 80% हाई एंड पॉलीसिलिकॉन, 60% लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर चीन ही सप्लाई करता है और ये सभी रॉ मटेरियल सोलर पैनल से लेकर बैटरीज बनाने में काम आते हैं। और जैसे जैसे हम एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सभी मटेरियल्स और भी ज्यादा वैल्यूएबल होते जा रहे हैं। लेकिन चीन को ये सब भी एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन में सेमीकंडक्टर्स अब सिर्फ सरकार ही बनाती है। एक समय पर वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को अमेरिका से मंगवाकर खुद अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन जब से उन्होंने इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल अपनी मिसाइल्स और बाकी वेपन्स में करना शुरू कर दिया है, तब से यूएस ने न सिर्फ अपनी कंपनीज को चीन से व्यापार करने से रोका है, बल्कि वेस्ट के बाकी देश जो इन सेमीकंडक्टर्स को बनाने वाली कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स बनाते हैं, उन्हें भी चीन से व्यापार करने से रोक दिया है। जी हाँ, IMF ने यह भी कहा है दोस्तों, इससे सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत कई और देशों को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया है। अगर वहाँ की कंपनीज भारत, वियतनाम और मलेशिया में जा रही हैं और दूसरी तरफ चीन जहाँ तेजी से अपने एक्सपोर्ट्स को कम होते हुए देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी वो अलग थलग पड़ा है। ऐसे में अगर चीन कोई गलत कदम उठाते हुए ताइवान जैसी किसी जगह पर हमला कर देता है तो सैंक्शंस के कारण वो पूरी तरह बर्बाद भी हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या चीन के स्लो डाउन होने के इम्पैक्ट को हम 2030 से पहले देख पाएंगे या अभी इसमें समय लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।